नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास निखिल मेडिकल क्लासेस पे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ब्लड कोएगुलेशन मतलब ब्लड क्लोटिंग पार्ट टू। ब्लड का पार्ट टू हम देखेंगे, जिसमें हम ब्लड का हमने जो पहले डिटेल देखा था उसके आगे का जो भी पोर्शन है वो हम आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड क्लोटिंग क्या होता है। तो ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या है, हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वो तरल मात्रा में तरल तरीके से पाया जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर जमने का गुण पाया जाता है। मतलब ब्लड एक फ्लूइड है नेचर में, मतलब ब्लड की जो नेचर है वो फ्लूइड है, मतलब इसकी जो प्रकृति है वो तरल है, लेकिन इसके अंदर सॉलिड होने का गुण पाया जाता है। टेंडेंसी टू गेट सॉलिडिफाइड, टेंडेंसी का मतलब होता है गुण, सॉलिडिफाई का मतलब होता है ठोस। तो ब्लड के अंदर ठोस होने का गुण पाया जाता है। जब ब्लड ठोस हो जाता है तो इस प्रोसेस को ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोएगुलेशन हम कहते हैं। ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। मतलब खून रहता हमारा तरल है, लेकिन खून जमने की भी प्रक्रिया होती है। तो जब खून जमने की प्रक्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं ब्लड क्लोटिंग या कोएगुलेशन। क्लोटिंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। क्लोटिंग क्या करता है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। मतलब अगर बॉडी से ब्लड बाहर निकल जाएगा, खून बहने लग जाएगा, तो बहता हुआ खून शरीर में खून की कमी कर देगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर से प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज कम हो जाएंगे। जब बॉडी के अंदर से एंटीबॉडीज कम हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में किसी भी बीमारी को हमारे ऊपर हावी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो क्लोटिंग क्या करता है, खून को जमा देता है, जिसके कारण शरीर क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्राप्त कर लेता है। मतलब शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए थोड़ा तैयार हो जाता है। इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी। मतलब जहां से इंजरी हुई है, जहां पर चोट लगी है, उस जगह से जो ब्लड का लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको रोक देता है। मतलब ब्लड को बहने से रोक देता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड क्लोटिंग जो होता है, ब्लड एक बार बहने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यू बहता रहता है। लेकिन अगर हम उसको दबा देते हैं, मान लो मुझे यहाँ पर चोट लगी और मैंने इसको दबा दिया, थोड़ी देर के लिए दबा के रखते, 4-5 दिन के लिए दबा के रखते, इसको 4-5 मिनट के लिए हम दबा के रखते हैं, थोड़ी देर दबा के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे खुला इसको, तो ये जम जाएगा। तो इसका जो जमने की प्रोसेस होती है, इसमें 4 से 5 मिनट या 8-10 मिनट लगते हैं कभी कभी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस मतलब ब्लड का जमने में कितना टाइम लग रहा है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ क्लोट, किस तरीके से ब्लड जो है वो क्लोट होता है, कैसे खून जो बहता हुआ रहता है वो रुक जाता है। तो ये 4 स्टेप इसका होता है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, थ्रोम्बोसाइट्स प्लस एयर इज इक्वल टू थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, हमने पार्ट 1 में देखा था कि थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, जनरली हमारा जब भी खून बहता है तो खून बहने के टाइम पे खून शरीर से बाहर निकलने लगता है। उस टाइम पे कई कट लगा होता है, मतलब जहां पे भी कट लगता है वहां से खून बहता है। अब ब्लड के अंदर ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब कुछ मौजूद है, लेकिन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को उसमें से छोड़ देते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है। एयर के साथ कैसे मिक्स होगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर कट लगा है तो वो जगह हमारी हवा के संपर्क में आ जाती है। हवा के संपर्क में आने की वजह से वो एयर क्या होगा, इस जगह से हमारे बॉडी में एंटर करता है। अब बॉडी में एंटर करने की वजह से प्लेटलेट्स के साथ वो शामिल हो जाएगा। जब प्लेटलेट्स के साथ में एयर मिक्स हो जाता है तो इससे बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन दोनों की मिलने से बनता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जाकर के कैल्शियम को एक्टिव करता है। कैल्शियम इसके साथ में मिक्स होता है और ये दोनों जाकर के ये ब्लड क्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए दोनों जाकर के प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन ऐसा तत्व होता है जिसके एक्टिव होते से ही, मतलब प्रोथ्रोम्बिन अगर डीएक्टिवेटेड है तो वो प्रोथ्रोम्बिन है, अगर ये एक्टिवेटेड हो जाता है तो ये बन जाता है थ्रोम्बिन। इसका कन्वर्शन होता है, अगर ये सोया हुआ है, अगर ये डीएक्टिवेट है तो प्रोथ्रोम्बिन नाम रहेगा इसका, और अगर ये एक्टिव हो जाता है तो ये हो जाएगा थ्रोम्बिन। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार थ्रोम्बिन बन गया तो थ्रोम्बिन के अंदर हम फाइब्रोनिजन को ऐड करेंगे। मतलब थ्रोम्बिन जाकर के क्या करता है, फाइब्रोनिजन को एक्टिव करता है। ये सारे तत्व हमारे ब्लड के अंदर ही होते हैं। थ्रोम्बिन जाकर के फाइब्रिनोजन को एक्टिव करेगा, जब ये इसके साथ एक्टिवेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा फाइब्रिन। मतलब डीएक्टिवेटेड पार्ट रहेगा फाइब्रिनोजन, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो बन जाएगा फाइब्रिन। सारी प्रोसेस यहीं पे खत्म हो गई। अब जो फाइब्रिन होगा, फाइब्रिन क्या करेगा, ब्लड सेल्स के साथ मिक्स हो जाएगा। अब फाइब्रिन कैसा होता है, फाइब्रिन एक जाली के जैसा होता है, इस तरह की एक जाली होता है। अब ये जाली क्या करता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलने लगता है,
जब भी हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर निकलने लगता है तो ये फाइब्रिन क्या करता है, उस जगह पे एक जाली बना देता है। अब जाली बनाने की वजह से क्या होगा, इसके पास में ब्लड सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये सब आकर के इसमें टकराएंगे, इसमें टकराते जाएंगे और यहाँ पर ये क्या करेंगे, जम जाएंगे, ये ऐसे जम जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा रास्ता जो है ब्लॉक हो जाएगा। अब ये पूरा रास्ता ब्लॉक होने के बाद में इसके आर पार ब्लड निकल नहीं पाएगा। तो मान लो अगर मुझे यहाँ पे कट लगा हुआ है तो यहाँ से मुझे पूरा ब्लड बह रहा है, अगर मैं ऐसे इसको प्रेस करता हूँ तो सारा ब्लड नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर फाइब्रिन नाम की जाली बन जाती है, एक बार ये जाली बन जाएगी तो उसके बाद में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी ये तीनों इसमें से निकल नहीं पाएंगे, ये तीनों वहीं पे जम जाएंगे। तो वो जब वो जम जाएंगे तो ये प्रोसेस हमारी हो जाएगी ब्लड क्लोटिंग। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो क्लोट हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। अब ब्लड रुक तो गया है, लेकिन ये जो सारी प्रोसेस है इसमें कहीं पर भी हमारा विटामिन के का यूज नहीं हुआ है। जनरली हमने हमेशा पढ़ा है कि विटामिन के हेल्प करता है ब्लड को क्लोट करने में। तो ब्लड को क्लोट करने में बहुत सारे फैक्टर्स यूज होते हैं। जैसे अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के अंदर प्लेटलेट्स नाम की ब्लड सेल आती है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी इसके अंदर यूज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर प्रोटीन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दो प्रोटीन हमारे यूज होते हैं। मतलब सेल होगी ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट्स, प्रोटीन होगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। और अगर पदार्थ की बात करें, एलिमेंट, तो इसके अंदर कैल्शियम एक एलिमेंट होगा। और विटामिन की बात करें तो विटामिन के का यूज होता है इस सारी प्रोसेस को होने में। मतलब ये जो सारी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए हमको विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो बिना विटामिन के हम इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लड क्लोट होता है। अब ब्लड क्लोट होने के लिए तो विटामिन के है, लेकिन ब्लड को बहने के लिए कौन सी चीज एक्टिवेट करती है, किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड बहता है, तो बॉडी के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं हिपेरिन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड को बहाने का काम करता है। मतलब देखिए, हम जनरली देखते हैं कि ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड पूरा पैक होता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी पैक होती है। लेकिन अगर कहीं पे कट लगता है तो कट लगने की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट्स के साथ में एयर मिल जाएगा। एयर मिलने की वजह से क्या होगा, ये जो हिपेरिन है, हिपेरिन डीएक्टिवेट हो जाएगा और खून जम जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे भी कट नहीं लगा है तो हिपेरिन बॉडी के अंदर है। मतलब मान लीजिए कि अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसमें इतना एयर है, अब हम इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर पुश करते हैं। इस तरीके से पूरी एयर हमने निकाल दी इसकी। कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं। एयर क्यों निकालते हैं, एयर निकालने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एयर निकालने से, अभी एयर निकाल दिया, अभी एयर निकालने से क्या हुआ, ये जो हिपेरिन है, इस हिपेरिन को एयर नहीं मिलेगा क्योंकि हिपेरिन ऑलरेडी बॉडी के अंदर है। अगर हमने नसों के अंदर इंजेक्शन देते टाइम पे अगर एयर घुसा दी तो एयर जाने से हिपेरिन एयर के साथ मिक्स हो जाएगा और जहां हिपेरिन में एयर मिली तो वो हो जाएगा ब्लड क्लोट, ठीक है। तो जब भी ब्लड को क्लोट करना हो या ब्लड को क्लोट रखना हो तो ऐसी कंडीशन में हमको एयर की आवश्यकता होती है, एयर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन अगर ब्लड को नॉर्मल तरीके से कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होते रहना चाहिए तो हिपेरिन की हमको आवश्यकता होती है, इसलिए हिपेरिन को हमको डीएक्टिवेट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। अब ब्लड दो तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहता है। एक हमारा होता है ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं, एक होता है हेमरेज। तो ब्लीडिंग जो होता है, ब्लीडिंग का मतलब होता है कि खून का एक्सटर्नली बहना, मतलब शरीर के बाहर जो खून बहता है उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। ये खून कहां पर बहता है, जैसे कोई कट लग गया या कोई चोट लग गई तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, शरीर से बाहर हमारा खून बहता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो और हेमरेज, हेमरेज किसे कहते हैं, हेमरेज का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड इंटरनली, मतलब शरीर के अंदर हमारा ब्लड अगर लॉस होता है, मतलब जैसे हार्ट की कोई लेयर है, हार्ट की जो आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी अगर फट जाती है या डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के अंदर में ब्लड बहने लग जाएगा। तो हार्ट के अंदर ब्लड बहने लग जाएगा, कभी लंग्स के अंदर ब्लड बहने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी ब्लड बॉडी के इंटरनल किसी पार्ट में बहता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज का एक बहुत सिंपल और बहुत प्रचलित उदाहरण ब्रेन हेमरेज है, सभी ने सुना होगा। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या होता है, सर के अंदर खून बहना। अब वो सर के अंदर बहता है लेकिन बाहर हमको एक बूंद भी नहीं दिखाई देता है। उसकी वजह से क्या होगा, सर के जो ब्रेन के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। कंफ्यूजन होता है, डिस्टरबेंस होता है, डिसओरिएंटेशन होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, मेमोरी लॉस होता है। तो ये सारी चीजें किस वजह से होती है, हेमरेज की वजह से।
तो इसलिए दो तरह की ब्लीडिंग होती है। इसके आगे हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ब्लड को क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर होते हैं। 13 फैक्टर, इन फैक्टर को हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे, इनको हम रोमन संख्या में ही डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हम ये पूरे 13 फैक्टर देखते हैं। अब ये 13 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट फैक्टर हम इसके अंदर देखेंगे फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो फैक्टर होता है ये क्या काम, ये कहां से रिलीज होता है? लीवर से। फाइब्रिनोजन पहला फैक्टर रिलीज होता है लीवर से, और ये इसका क्या काम रहता है? ये कन्वर्ट टू फाइब्रिन, मतलब ये क्या करता है? फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिन में कन्वर्ट होने से क्या फायदा मिलता है कि ये ब्लड क्लॉट की एक स्टेप को आगे बढ़ा देता है। सेकंड हम देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर है ये विटामिन के डिपेंडेंट होता है, विटामिन के ऊपर डिपेंड होता है, और ये भी लीवर से रिलीज होता है, और उसके बाद इसका फंक्शन होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होकर के प्रोसेस को, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर का सोर्स होता है डैमेज्ड टिश्यू, मतलब जितने भी डैमेज्ड टिश्यू होते हैं उनसे ये रिलीज होते हैं, मतलब डेथ टिश्यू से रिलीज होते हैं। उससे निकलने के बाद ये क्या करते हैं? हेल्प इन इंटरनल कोएगुलेशन। इंटरनल कोएगुलेशन मतलब जो अंदर, बॉडी के अंदर इंटरनली हमारा जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें ये हेल्प करते हैं ब्लड को जमाने में। फोर्थ फैक्टर है कैल्शियम फैक्टर। कैल्शियम फैक्टर कहां से मिलता है? डाइट और बोन से। जो खाना हम खाते हैं उससे हमको कैल्शियम मिलता है, और हमारी हड्डियों से भी हमको कैल्शियम मिलता है। तो इस तरीके से कैल्शियम फैक्टर का सोर्स होगा डाइट और बोन। ये किस लिए जरूरी होता है? तो इट रिक्वायर्स फॉर कोएगुलेशन टू बाइंड टू फास्फोलिपिड्स, मतलब ये फास्फोलिपिड्स को बाइंड करने के लिए और कोएगुलेशन के लिए जरूरी होता है। मतलब कोएगुलेशन जो होता है, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमने में फास्फोलिपिड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फास्फोलिपिड्स को जोड़ने के काम में ये आता है कैल्शियम फैक्टर। नेक्स्ट है लेबाइल या प्रो एक्सिलेरिन फैक्टर। लेबाइल फैक्टर या प्रो एक्सिलेरिन फैक्टर, इसके दो नाम होते हैं। ये कहां से रिलीज होता है? ये लीवर या प्लेटलेट से, लीवर या प्लेटलेट से ये रिलीज होता है, वहां से निकलता है, और निकल करके क्या काम करता है? कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम जो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर करता है वही लेबाइल या प्रो एक्सिलेरिन फैक्टर भी करता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ फैक्टर। सिक्स्थ फैक्टर है देयर इज नो एनी सिक्स्थ फैक्टर, मतलब सिक्स्थ फैक्टर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सिक्स्थ फैक्टर फैक्टर नंबर 5A का पुराना नाम है, मतलब फैक्टर नंबर 5A जो भी नया फैक्टर है उसका पुराना जो नाम था उसको सिक्स्थ फैक्टर बोलते हैं। ये फैक्टर्स की गिनती में नहीं आता है। सेवंथ फैक्टर है प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर। प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर ये क्या काम आता है? ये रिलीज होता है लीवर से, लीवर के द्वारा, लीवर सेल्स के द्वारा ये रिलीज होता है, और ये क्या करता है? एक्टिवेट फैक्टर 9। फैक्टर 9 को ये एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 9 को एक्टिवेट करने से क्या फायदा मिलता है? वो फैक्टर 9 को पढ़ने पे हमको पता चलेगा फैक्टर 9 हमारा क्या काम आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर 8। फैक्टर 8 है हीमोफिलिक ए, एंटी हीमोफिलिक ए, सॉरी एंटी हीमोफिलिक ए। एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर कहां से रिलीज होता है? लीवर से, और ये क्या करता है? फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया? एंटी हीमोफिलिक ए और एंटी हीमोफिलिक बी, ये 8 और 9 ये दोनों फैक्टर ऐसे होते हैं कि अगर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना हो तो ऐसी कंडीशन में ब्लड नहीं जम पाता है और हमको हीमोफीलिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो हीमोफीलिया ए जो डिसीज होती है वो एंटी हीमोफिलिक ए के नहीं होने के कारण होता है, और एंटी हीमोफिलिक बी जो बीमारी होती है, मतलब सॉरी हीमोफीलिया बी जो बीमारी होती है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी की कमी से होता है। मतलब अगर फैक्टर 8 नहीं होगा तो हीमोफीलिया ए होगा, और फैक्टर 9 नहीं होगा तो हीमोफीलिया बी होगा। फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है? हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो मदर से बच्चे को मिलती है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है, जब मेल बेबी, मतलब सिर्फ लड़कों में जो पैदा होते हैं बच्चे, लड़के पैदा होते हैं तो लड़कों में उनकी मदर के द्वारा एक बीमारी उनको मिलती है जन्मजात, जिसमें क्या होता है? कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है बच्चों में, और वो ब्लीडिंग कम नहीं होती है तो बच्चों को खून चढ़ाना पड़ता है। ऐसी वाली बीमारी होती है हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी।
तो ये कब होगी? जब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और बी की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए लीवर से प्रोड्यूस होते हैं और ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, और एंटी हीमोफिलिक बी, जिसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, ये बॉडी के अंदर एक्टिवेट करते हैं फैक्टर नंबर 10 को। ये दोनों फैक्टर नंबर 10 को ही एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर नंबर 10, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। स्टुअर्ट पावर फैक्टर ये कहां से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है लीवर से। अब ये क्या करता है? सेम काम ये करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। जिस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है फैक्टर 2 में, उसी तरीके से फैक्टर 5 में भी होता है, और सेम फंक्शन करता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, मतलब फैक्टर 10। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या एंटीसीडेंट फैक्टर। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या एंटीसीडेंट फैक्टर, ये दो इसके नाम है। ये कहां से रिलीज होता है? ये लीवर से रिलीज होता है। लीवर से रिलीज होने के बाद में ये क्या काम करता है? हेल्प इन ट्रोमा क्योर। देखिए, ट्रोमा का मतलब होता है चोट लगना, और क्योर का मतलब होता है ठीक करना। तो जो चोट लग जाती है, उस चोट में जो घाव बनता है, उस घाव को जल्दी भरने के लिए हमको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या एंटीसीडेंट नाम के फैक्टर नंबर 11 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा हेगमन ग्लास और कॉन्टैक्ट फैक्टर। हेगमन ग्लास और कॉन्टैक्ट फैक्टर, इसके 3 नाम है। इसको हेगमन फैक्टर, ग्लास फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर हम बोल सकते हैं। ये लीवर से सिक्रेट होता है, मतलब लीवर से ये रिलीज होता है ये फैक्टर, और ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है। कौन कौन से फैक्टर को एक्टिवेट करता है? फैक्टर नंबर 7 और फैक्टर नंबर 9। फैक्टर नंबर 7 कौन सा है हमारा? प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर, और फैक्टर नंबर 9 है एंटी हीमोफिलिक बी। तो इन दोनों फैक्टर्स को ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है इन वाइट्रो। वाइट्रो का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस होती है वीवो और एक प्रोसेस होती है वाइट्रो। तो ऐसी प्रोसेस जो ब्लड के अंदर हो, बॉडी के अंदर, उनको बोलते हैं वाइवो प्रोसेस। और वाइट्रो का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके बाद उसको लैब टेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या करता है? फैक्टर्स 7 और 9 को एक्टिवेट करता है। मतलब वाइट्रो प्रोसेस का मतलब होता है लैब के अंदर, और वीवो प्रोसेस का मतलब होता है बॉडी के अंदर। ये दोनों ब्लड प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर है हमारा लास्ट 13 फैक्टर। ये कहां से रिलीज होता है? लीवर और प्लेटलेट्स। लीवर और प्लेटलेट्स इसको रिलीज करते हैं, और ये क्या काम करता है? कन्वर्ट फाइब्रिन पॉलीमर टू स्टेबल इनसोल्यूबल फाइब्रिन। मतलब ये फाइब्रिन के जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, फाइब्रिन के जो पॉलीमर होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं, मतलब घुलनशील अणुओं को, घुलनशील कणों को, पॉलीमर का मतलब होता है तत्व, तो घुलनशील जो तत्व होते हैं फाइब्रिन के, उनको अघुलनशील तत्वों में ये कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, ग्रुप किस तरीके से डिवाइड होता है, उन सब के बारे में। और आप इसके अलावा ब्लड का फर्स्ट पार्ट भी आप देखें। ब्लड का फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो कि जिससे इसको समझने में आसानी मिल जाएगी। आई बटन को क्लिक करें, आपको ब्लड क्लोटिंग के अलावा ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। और अदर वीडियोस को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।